नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 14 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। यहाँ पे पॉइंट था, हेडिंग था संगम युग। प्रथम संगम कहाँ पे हुआ? मदुरा में, जो समुद्र में विलीन हो गया। और प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। प्रथम संगम के संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? अक्टियम, परिपदाल, मदुनारय, मधुकुरुकु, मधुकुरुकु तथा कलहारी अविरय। ये जो है कोई भी अभी उपलब्ध नहीं है। ये जो ग्रंथ है अभी कोई उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम का पाठ पूरब में हुआ। ये जो जगह है अलेवाई, और ये समुद्र में विलीन हो चुका है। और दूसरा संगम के अध्यक्ष कौन थे संगम युग के? अगस्त्य। दूसरा संगम का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था? तोल्कापियम। ये तमिल व्याकरण था ये बुक। और तोल्कापियम का रचनाकार कौन है? तोल्कापियर। तीसरा संगम मदुरा में हुआ, और इसका अध्यक्ष कौन था तीसरा संगम का? नकीरर। और महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन है तीसरा संगम का? नेंदु थोके, कुरु थोके, तिरिनई, एनकुरु भूरु। इनकुरु भूरु, परिपदाल, कुथु, वरी, पेरिसै, सित्रिसै आदि। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इनमें कावेरीपट्टन के कोलन, उसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, जो बुक है शिल्पा दिक्रम, इसमें क्या क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा उसमें। इसमें किस चीज के बारे में जानकारी दी गई है? तो कावेरीपट्टनम के कोलन की पत्नी कनंगी और एवं नर्तकी कौन है? माधवी के बारे में ये बुक में लिखा गया है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतल सैतनार ने मनी मैकले की रचना की। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी किसकी रचना किया? शीतलैस्नार ने। किसने किया? शीतलैस्नार ने मनी मैकाले की रचना की। पूछेगा, क्वेश्चन यहां से पूछेगा मनी मैकाले की रचना किसने किया? शीतलैस्नार। इनमें राजकुमार, उदय कुमारण एवं मनी मैकाले और कौलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें किस चीज के बारे में जानकारी दी गई है? जो मनी मैकाले की रचना है, इसमें किस चीज के बारे में जानकारी है? ये जो है कौलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों, ये जो ग्रंथ है दार्शनिक एवं
शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्वपूर्ण मुख्यतः धार्मिक नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीहंडनाथ लेखक जो है, इस बुक के लेखक कौन है? दीडनाथ, जो पांचवी सती में हुआ। और दीडनाथ की कीर्ति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल में बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, जो जीवक चिंतामणि है यह किसने लिखा है? तिरुतक देवर। कौन लिखा? तिरुतक देवर। कहा जाता है कि तिरुतक देवर के पहले चोल राजकुमार था, जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश में 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन राजा था? चोलों का राजा जो था सर्वाधिक शक्तिशाली था उस समय। यह पेनार तथा दक्षिणी वेल्लारो नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। और पूछेगा, संगम युगीन का सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ। पूछे जाएगा, पुहार पतन का निर्माण किसके समय हुआ? करिकाल के समय। दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बनता है वहां से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसमें कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण कराया। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्तरों का विशेषज्ञ बताया गया। अब पूछेगा क्वेश्चन, करिकाल को कहां पे संगीत सप्त स्तरों का विशेषज्ञ बताया गया? मतलब किसमें, कौन सा बुक या पुस्तक पूछेगा? पेरुनानुपादे ये जो है ग्रंथ है, इसमें बताया गया, ये बुक है। करिकाल को संगीत सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। संगम युग का दूसरा राज चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयजीरल लगभग 130 ईस्वी में हुए, नेंदुजीरल लगभग 155 ईस्वी में हुए, सेनगुटुवन जो 180 ईस्वी में हुए, सेनगुटुवन के अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसकी पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किसने किया? सेनगुटन वर्ग ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की और इसने ही पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज
पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। पूछेगा क्वेश्चन यहां से, संगम युग का तीसरा राज्य किसका था? पांड्यों का था, और जो कावेरी दक्षिण स्थित में था, और संगम युग का राजधानी कहाँ था? मदुरा में। पांड्य राजाओं में लगभग नेडुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। ये जो 210 ईस्वी में लगभग है, नेडुजेलियन था। संगम युग में मंत्रियों को अमाई चायन, अमाई इचार कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाई इचायन या अमाई इचार कहा जाता था। राजधानी में इस राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। क्वेश्चन पूछेगा, संगम युग में जो है राजधानी में एक राज्यसभा होती थी, उसे क्या कहते थे? नालवे। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई अंतिम अदालत में होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। देख लीजिए दोस्तों, वहां पे इतनी कठोर व्यवस्था थी संगम युग में। जो चोरी था, चोरी या व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दे दिया जाता था। अभी क्या होता है? अभी तो जेल कर दिया जाता है, बस इतना ही होता है। और झूठी गवाही के लिए जीभ काट लिया जाता था। काफी सख्त कानून था उस समय का। भूमिकर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता है। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। आप लोग चुंगी जानते हैं? खेलने वाला नहीं, जो चुंगी होता है, कर होता है एक प्रकार का, जैसे रास्ते से वसूला जाता है टैक्स, उसी प्रकार का होता है। सोना सोना चतुरंगणी की थी, जिसमें अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही सम्मिलित थे। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती पढ़ा है। सेना जो है चतुरंगणी की होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों में बुलाया जाता है। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिक को सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। रा, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। देखिए, राजा जो है अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन यहां से बनता है, संगम काल में समय जानने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता था? जल घड़ी का। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ। जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सूरा भी पीते थे, मतलब दारू हो गया दोस्तों। देखिए, पहले ब्राह्मण लोग जो थे संगम युग में मांस भक्षक थे, भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे, मतलब जो सोमरस हो गया उसी प्रकार का।
यहाँ पे पॉइंट है, संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग पुलयन दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चरपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था। और एक और वर्ग है एनियर, संगम युग के समय था, शिकारियों का एक जाति। और मलवर वर्ग जो तीसरा वर्ग है, लूटपाट करने वाली जाति। मलवर वर्ग को कहा गया लूटपाट करने वाली जाति। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन में जो ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया? वेनिगर। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगम साहित्य में दास प्रथा का जो है अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल के विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह को 8 प्रकारों यानी ब्राह्मण, देव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच का उल्लेख मिलता है। पुराने विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीने कहा गया। एक प्रश्नीय प्रणय को कैकिनय व अनुचित प्रणय को पेरुनिंदनय कहा गया। संगम काल में चावल मुख्य खदान था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, संगम युग में जो चावल था मुख्य खदान था, मतलब खाने वाला फसल कौन था? चावल ही था। इसमें दूध में मिलाकर सांभर नामक मतलब खाना तैयार किया जाता था। अभी तो चावल में दूध मिलाएंगे तो खीरी बनेगा, उस समय सांभर बोलते थे उसको। नर्तकियों व गायकों की दल जो है घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व विडलियर कहा गया। तमिल साहित्य में मंचेलियर तथा अवैयर जैसी कवियत्रियों की चर्चा हुई है, जिसमें स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। क्या होती थी? सुशिक्षिता। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानता था, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। आज भी हम लोग अगर कौवा बोलता है तो हम लोग बोलते हैं कोई आने वाला है। ऐसा आज भी होता है यूपी बिहार में। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संगम काल में समाधियों के स्थान पर क्या गाड़ने की प्रथा थी? पत्थर को गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल या अथवा क्या कहा गया? वीर प्रस्तर। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेलार तथा
उनके प्रमुखों को वेलियर कहा जाता था। पूछा जाएगा संगम काल में किसानों को क्या कहा जाता था, वेलार, तथा उनके प्रमुखों को क्या, वेलिर। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं की मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इसे कडेसीवर कहा गया। मतलब संगम में जो महिलाएं खेती करती थी उसे क्या कहते थे, कडेसीवर। अब एक और क्वेश्चन बनता है ऐसे, संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उसका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकोई, सैल्यूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यह खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है, जहां मानकों का निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया। नोट, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस से मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी गई। संगम काल में ही मिस्र का एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी गई। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था, मुरुगन था। क्वेश्चन पूछेगा तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था, मुरुगन। कालांतर में इसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तदात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया। जो हिंदू धर्म में जो है स्कंद कार्तिकेय को क्या कहा गया, शिव पार्वती का पुत्र माना गया। स्कंद का एक नाम कुमार भी, और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था। मुरुगन का प्रतीक क्या माना जाता था, मुर्गा। तथा इसके विषय में यह मान्यता दी गई है कि उसे पर्वत पर कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। मतलब जो मुर्गा जो था, इसके विषय में यह मान्यता दी गई है कि पर्वत पर जो कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। इसका अस्त्र बर्छा था। इसका अर्थ क्या था, बर्छा था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों को माना गया। अब पूछा जाएगा मुर्गी की पत्नी, जो मुर्गा जो होता है उसका पत्नी पूछा जाएगा। यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को क्या मुरुगन की क्या माना गया, पत्नियों को माना गया।